हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे, जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। याद रखेंगे, ये आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं यूट्यूब चैनल पे। तो अगर यूट्यूब पर ये फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका वैल्यू ना करें, आप इसका सही इस्तेमाल करें। मैं यही आशा रखते हुए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो मेरा एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, या ये भी मैं कह सकता हूँ कि सजेशन रहेगा, कि आप कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें। आप कॉपी पेन लेकर बैठें और सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखते हुए, सीखते हुए, समझते हुए चलेंगे। ठीक है ना। ये हम बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। चलिए जी, तो यहाँ पे अगर हम आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 12th फिजिक्स का। पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं, पहला इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन आता है, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। मतलब बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, ये हमें बताना है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। उसके बाद एक एक चीज हम पढ़ेंगे ना, सब समझ में भी आएगा प्लस याद भी हो जाएगा, उसका टेंशन आप ना लें। ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात, एक नाम आ रहा है यहाँ पे बायो, एक का नाम आ रहा है सेवर्ट। तो बायो और सेवर्ट ये दो वैज्ञानिक, अलग अलग वैज्ञानिक है, एक है बायो, एक है सेवर्ट। तो बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किसी चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए इन्होंने सूत्र दिया है। मतलब किसी चालक में, मतलब किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र दिया है। समझ रहे हैं। मतलब कोई एक यदि मान लेते हैं कोई ये चालक है, ठीक है, जिसमें धारा I धारा प्रवाहित है, तो इस चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या दिया है, सूत्र दिया है। ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट्स को। ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है बायो सेवर्ट का नियम। देखिए अब क्या यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले लिखा गया है कि बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया। मतलब बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया, जिसमें किसी धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र दिया। जिसमें किसी धारावाही चालक के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए इन्होंने सूत्र दिया है। क्या सूत्र दिया है, हम आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। देखिए कैसे, मतलब एक धारावाही चालक है, मतलब एक चालक है जिसमें I धारा प्रवाहित है, तो ये एक धारावाही चालक हो गया। ठीक है ना। ये हमने मान लिया ये अनंत लंबाई का है, जो है L लंबाई का। ठीक है। अब इसमें हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं। इसका ये एक अनंत लंबाई का चालक तार है, इसका एक अल्पांश हम लंबाई ले लेते हैं। ये अल्पांश लंबाई हमने ले लिया DL। ठीक है ना। AB ये पॉइंट्स हमने मान लिया। अल्पांश लंबाई समझ रहे हैं, एक बड़ा लंबा तार है, उसका एक छोटा सा लंबाई हमने ले लिया है, जिसे DL हमने कह दिया। ये अल्पांश लंबाई है। अब अल्पांश लंबाई से R दूरी पर एक यहाँ पर बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब dB का मान के लिए इन्होंने सूत्र दिया है। ठीक है। मतलब बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किसी धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र दिया है। ठीक है ना। वही बात लिखा है, बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया इन्होंने, जिसमें किसी धारावाही चालक मतलब जिस चालक में धारा प्रवाहित हुए उसे धारावाही चालक, तो धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र दिया है। अब वो सूत्र क्या है, कैसे आया, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है बायो सेवर्ट के अनुसार। अब बायो सेवर्ट के अनुसार क्या बात, कौन सा सूत्र दिया गया, समझिएगा। सबसे पहले इन्होंने 4 नियम दिए, और इस 4 नियम से ही इन्होंने सूत्र दिया है। तो वो 4 नियम क्या है, पहले समझिएगा। पहली बात इन्होंने ये हमें बताया, ये सभी नियम इंपॉर्टेंट है। पहला इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे ये हमें बताया ना कि ये एक पूरा लंबा तार है, और ये एक अल्पांश लंबाई है। इस चालक तार की ये अल्पांश लंबाई है। तो उन्होंने ये बताया कि अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब आप समझे, इस अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो dB, ठीक है, वो चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये इन्होंने पहला ये सूत्र दिया है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया हमारा। पहला इन्होंने ये हमें बताया कि इस अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसका मतलब जितना हम अधिक धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आप चाहे तो एक्सप्लेन और भी कर सकते हैं, बट इतना आप लिखकर ये लिख देंगे समीकरण। फिर से दूसरा इन्होंने ये बताया कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB है वो इस अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। मतलब dl के ही समानुपाती होता है। समझ रहे हैं? तो आप कह देंगे ना कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया जी। देखिए ये लाइन यहां से लेकर इतना अगर लाइन में कहूँ ना, ये टोटल यहां से यहां तक इतना लाइन चारों में बोलना है। जैसे देखिए अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई के समानुपाती, फिर से इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती कहा गया था। तो ये समीकरण 2 हो गया। फिर से तीसरा फिर से यही बात कहा जाएगा। ठीक है, तीसरा इन्होंने ये बताया हमें कि तीसरी बात हमें ये बताया कि इस अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इन्होंने तीसरा बात बताया। ठीक है ना? देखिए ये r क्या है, दूरी है, अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी है। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1 अपान के नीचे हो तो व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा तीसरा हो गया। और यही बात यहाँ पे लिखा गया है, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। और चौथा यहाँ पे हमें ये बात बताया गया कि इस अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P, ये अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। मतलब सिंपल से एक बार और सुन लीजिए, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है ना? तो ये हमारा चौथा हो गया जी, ये हमारा चौथा हो गया। समझ रहे हैं? देखिए यही बात यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, ये थीटा कोण है और साइन को ज्या कहते हैं। और ये थीटा कहाँ बन रहा है? तो इस अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बन रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं। तो एक बार और सुन लीजिए, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच के बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। तो यही बात कहा गया। तो ये 4 इन्होंने नियम बताए, चारों से ये हमें समीकरण मिले। अब हम क्या करते हैं, अब यहां से हम तब लिखेंगे। तब आप क्या लिख सकते हैं? तब देखेंगे ये सभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तथा फोर्थ को मिलाने पर, तो अगर हम मिला लेते हैं तो क्या मिलता है? तो यहाँ पे dB जो है ना,
ये समानुपाती क्या हो जाएगा, आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये सभी आपस में गुणा हो जाएंगे ये टोटल, तो ये क्या हो जाएगा आई dl साइन थीटा, और ये 1 बाई आर स्क्वायर, ये सभी गुणा ही हो रहे हैं, तो ये 1 तो ऊपर जाएगा तो ये इतना ही हो जाएगा, आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, मतलब सिंपल सा कहे ना तो ये आर स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। डी बी इजकल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा डी बी, और समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का जब चिन्ह आता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है ना। अब फिर से तब जाकर ये एक नियतांक है, और उसके बाद आ जाता है आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा मेन फॉर्मूला आ जाता है, ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया जी, डी बी इजकल टू, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है, डी बी इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा बायो-सेवर्ट का नियम, जहाँ पे एक बात याद रखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान होता है 10 टू द पावर -7, क्या होता है 10 टू द पावर -7 होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ये नियम लिखेंगे, ठीक है, मतलब सबसे पहले बायो-सेवर्ट का नियम हेडिंग डाल कर लिखेंगे कि बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र दिया है, ठीक है ना। उसके बाद फिर से लिखेंगे बायो-सेवर्ट के अनुसार, अब इन्होंने कैसे सूत्र दिया, तो ये चारों नियम हमने आपको समझाया ही है, और उसके बाद ये चारों समीकरण लिख लेंगे, सभी को मिलाएंगे तो ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ तक आप लिख देंगे, काम कंप्लीट होता है। ये थे आपके 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमने कवर कराने का प्रयास किया है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम, ये तो आप जानते ही हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एम्पियर का परिपथीय नियम। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे कह रहा है इस नियम के अनुसार, मतलब एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार भी लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं इस नियम के अनुसार। तो इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। यहाँ पे पृष्ठीय इस तरीके से लिखाता है, ये पृष्ठीय इस तरीके से लिखाएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है तो थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे। मैं इसको यहाँ पे नहीं सुधार कर रहा हूँ, बट बता दे रहा हूँ, तो अगर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो तो उसको सुधार कर लीजिएगा। देखिए कि एक नियम है, बट आपको याद नहीं हुआ होगा, ये भी मैं जानता हूँ, तो नहीं याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, हम आपको इस वीडियो में ही आपको तुरंत अभी याद करा देंगे। बायो-सेवर्ट का जो नियम है ना, इसी वीडियो में आपको याद हम कराएंगे। चलिए हम याद करा कर दिखाते हैं। तो मान लेते हैं एक अनंत लंबाई का चालक तार है, ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा हमने मान लिया ये अनंत लंबाई का चालक तार है, ठीक है ना। अब इसमें आई धारा प्रवाहित हमने कर दिया, इसमें धारा हमने प्रवाहित किया। तो जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, इसके चारों ओर इसके चारों ओर बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस तरीके से, समझ रहे हैं। ये एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें अगर हमने धारा प्रवाहित किया तो इसके चारों ओर बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इससे मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की, ऐसा हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो क्या है इसकी दूरी है वो है r, और यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक अल्पांश लंबाई ले लेते हैं, यहाँ पे एक अल्पांश लंबाई ले लेते हैं जो है dl, ठीक है ना। अल्पांश लंबाई ले लेते हैं dl, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें b का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। समझ रहे हैं इतनी बात। एक अनंत लंबाई की चालक तार है
ठीक है, जिसमें आई धारा प्रवाहित है। तो जैसे ही प्रवाहित किया तो इसके कारण बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस बंद चुंबकीय क्षेत्र के अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो क्या है, dB है। ठीक है ना, मतलब ये समझ रहे हैं, बंद चुंबकीय क्षेत्र ये अल्पांश लंबाई है। इसी तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे मिले होंगे ना, तब जाकर ये बंद चुंबकीय क्षेत्र बना है। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें ये बात बताया गया कि अल्पांश, मतलब हमें ये बात बताया गया कि ये एक चालक है जिसमें धारा प्रवाहित है, तो हम इसको धारावाही चालक कह सकते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के लिए इन्होंने ये सूत्र दिया कि समाकलन BdL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये बायो-सेवर्ट का मतलब एम्पीयर के परिपथीय नियम का ये क्या है, ये फॉर्मूला है जी। आप देख लें, ये है एम्पीयर के परिपथीय नियम का फॉर्मूला। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और मैं कहूँगा, अभी आपको नियम याद हो जाएगा, अभी तो हमने याद कराया भी नहीं। अब देखिए कैसे याद होगा। यहाँ पे इतना आप समझ जाइए, यहाँ पे ये पृष्ठीय समाकलन है। क्या है, पृष्ठीय समाकलन। B क्या है, B यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ये हमारा dl क्या है, अल्पांश लंबाई है, ये dl अल्पांश लंबाई है। म्यू नॉट है ये, I क्या है, इस चालक में प्रवाहित धारा है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन, ध्यान से आप समझ रहे हैं ना, एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, नियम को अब याद कीजिएगा। एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। समझ में आ गया होगा आपको, समझ रहे हैं ना। ये किसी बिंदु मतलब अल्पांश लंबाई ही किसी बिंदु हम कह रहे हैं, ये इतना छोटा है ना ये लंबाई कि एक बिंदु के समान है, इसलिए किसी बिंदु कहा जा रहा है। तो एक बार और मैं बोल रहा हूं, एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। समझ गए आप, वही बात यहाँ पे लिखा गया है। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखिए यहाँ पे कहा गया ना, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। तो यही बात तो हम कह रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो नियम है ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, तो इतना आप समझ गए हैं। अब एक बार और मैं बोल दूं क्या, क्योंकि मुझे डाउट रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगता है। एक बार और सुन लीजिए, किसी धारावाही मतलब एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। उसके बाद फिर से अभी आप इसको अभी प्रूफ भी हमें करना है, तो फिर से अब क्या लिखेंगे। सबसे पहली बात, जब भी ये 5 नंबर में भी पूछता है आपसे, 5 मार्क्स में भी और 2-3 नंबर में भी पूछ लेता है। अगर 3 नंबर 2 नंबर पूछे तो इतना ही लिख देंगे, ये फिगर बना देंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। बट 5 मार्क्स में पूछे ना तो आपको पहले फिर से इस फिगर को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसको प्रूफ भी करना है, तो हम सब कराएंगे आपको। अब इस फिगर में आपने क्या जाना कि माना, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, माना एक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित है। सबसे पहली बात इतना लिखेंगे कि माना एक इस तरीके से हम डॉटेड कर दे रहे हैं, जिससे आप मैं बोल रहा हूं तो लिखेंगे इतनी बात। माना एक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित है, जिसके कारण
एक बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है और इस चुंबकीय क्षेत्र का अल्पांश लंबाई dl है और अल्पांश लंबाई पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है। इतना आप लिखेंगे माना की करके, ठीक है ना, इतना आप लिख देंगे तो बेटर रहेगा। अब लिखना ही है आपको, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको प्रूफ भी करेंगे। इतना जो हमने बोला है, जो अपने फिगर से समझा ना, उसको माना की करके थोड़ा सा लिखेंगे। उसके बाद अब हम इसको प्रूफ करेंगे, मतलब सिद्ध करेंगे कि ये कैसे आया है जी, ये फॉर्मूला कैसे आया है। तो हमने पढ़ा है बायो-सेवर्ट का, जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे ना तो उसमें बताया जाता है कि बायो-सेवर्ट के अनुसार उन्होंने बताया है कि किसी धारावाही चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने सूत्र दिया है, ठीक है। मतलब किसी चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र दिया है। तो वो क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे बायो-सेवर्ट के अनुसार किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय बायो-सेवर्ट के नियमों के अनुसार किसी चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी धारावाही चालक, ऐसे ना लिखकर सिंपल में लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आए। बायो-सेवर्ट के अनुसार चालक से, ऐसे लिख देते, चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बायो-सेवर्ट के अनुसार चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला यही ने दिया था जी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = μ0/4π 2I/r। ये जब बायो-सेवर्ट का नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसमें पहला अनुप्रयोग यही है। तो ये हमारा आ गया जी, ठीक है। ये हम पहले से जानते हैं बायो-सेवर्ट के अनुप्रयोग से, केवल हमने अनुप्रयोग ना पढ़ाकर बायो-सेवर्ट का नियम ही पढ़ाया है इस वीडियो में, ठीक है। अनुप्रयोग हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल ब्रदर सर पे जाएंगे, जहाँ पे सीक्वेंस वाइज कराया जा रहा है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के ओनली सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, वो भी जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये हम पहले से जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके एक पक्ष इधर है, एक पक्ष इधर है, दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों का dl के सापेक्ष समाकलन करने पर, अब हम क्या कर रहे हैं, अल्पांश लंबाई जो dl है इसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं दोनों का। तो जैसे ही समाकलन करेंगे तो समाकलन का ये चिन्ह हो गया, ठीक है ना। और ये b है तो हम यहाँ पे b लिख देंगे, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, dl के सापेक्ष, तो ये dl लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका आप समाकलन करेंगे तो इधर भी समाकलन का चिन्ह हम दर्शाएंगे। और उसके बाद μ0/4π, यहाँ पे क्या है, μ0/4π 2I/r, ये है 2I/r, इतना लिख दिए। और उसके बाद dl के सापेक्ष कर रहे हैं तो इधर भी dl लिखेंगे। देखिए, जो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बायोलॉजी के होंगे, उनको बस इतना ही नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, मैं जानता हूँ। तो वो इतना ही समझे ना कि ये समाकलन का चिन्ह दोनों बगल दिया देंगे हम, और उसके बाद dl है, ये इधर भी dl हम लिखेंगे दोनों पक्ष में, क्योंकि dl के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो आगे हम इसको बढ़ाते हैं तो समझिएगा, ये हमारा पृष्ठीय समाकलन b dl हो जाएगा। और ये हमारा, देखिए, जो कांस्टेंट क्वांटिटी होते हैं ना वो समाकलन से बाहर निकल जाते हैं। तो ये μ0/4π 2I/r है, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएंगे। तो ये क्या हो गया, μ0/4π 2I/r, ये हो गया। और ये समाकलन है और ये dl है, ठीक है। अब dl का समाकलन अगर हम करते हैं, b dl μ0/4π
2I/r। और ये देखिए dl का यदि हम समाकलन करते हैं तो देखिए इस अल्पांश लंबाई ये छोटी 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 मिलकर पूरा ये वृत्त बना है ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है। तो ये 2πr हमने लिख दिया। अब समझिएगा ये r से ये r कैंसिल हो जाएगा। ये dl का समाकलन क्या, समाकलन मतलब होता है छोटे 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 का योग। तो जब छोटे छोटे सभी का योग होगा तो ये गोला बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। अब वृत्त की परिधि 2πr होता है तो 2πr हमने लिख दिया। तो ये r से ये r कैंसिल, ये पाई से ये पाई कैंसिल। अब समझिए 2 दूना 4, 2 बार में कटा, अब फिर से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब इधर बचा क्या, अब बचा यही ध्यान से समझेंगे, ये समाकलन हो गया, ये b बचा, इधर dl बचा, b dl, इधर ऊपर केवल म्यू नॉट बचा और इधर केवल I बचा, यही ना बचे जी। यही बचा, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। ये हमारे प्रूव्ड हो गए, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है आपको। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यही ना फॉर्मूला, यही है जी। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया है। तो ये था एम्पियर के परिपथीय नियम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक और बात, चैनल पर नए होंगे ना तो दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए स्क्रीनशॉट। ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात है जी। अगला आता है लॉरेंज बल। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है लॉरेंज बल क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीसरा ये VBI है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको श्रेणी में रखेंगे। कह रहा है कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, क्या, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है, तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। अगर इसको अच्छे से समझना है तो इसको ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये एक समान हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है जो है B। अब इसमें कोई एक आवेशित कण है। आवेशित कण का मतलब जिस पर कोई आवेश है, जिस पर कोई आवेश होता है, तो ये एक आवेशित कण है। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये आवेश है, तो ये आप क्या कर रहेगा, गति कर रहा है। तो ये जो गति करेगा ना, तो इस पर, इस आवेशित कण पर, इस आवेशित कण पर एक बल कार्य करेगा और उस बल को ही हम लॉरेंज बल कहेंगे। अब कैसे बल कार्य करेगा ये भी समझ लीजिएगा, बट अभी हम उसको समझाएंगे। बट इससे पहले हम इसको परिभाषा जो है ना उसको हम समझाना चाहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे कि एक समान ये चुंबकीय क्षेत्र B है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करता है तो इस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। वही बात लिखा गया है, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। अब लॉरेंज बल का एक फॉर्मूला होता है जो है F = Q V B sin थीटा, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे, जहाँ पे Q क्या है, आवेश है, V क्या है, वेग है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, साइन थीटा क्या है, ये साइन थीटा क्या है जी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और बल के बीच बना कोण है जो है थीटा, ठीक है ना। इतना याद रखेंगे। अब आता है कि सर अगर मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई आवेशित कण गति करेगा तो उस पर बल क्यों लगेगा, और लगेगा तो कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है, तो ऐसे लगेगा ना। देखिए मान लेते हैं पहले से एक चुंबकीय क्षेत्र है, अब कोई आवेशित कण इस पर गति करेगा, तो आवेशित कण है तो इस आवेश के कारण अगर ये आवेश गति कर रहा है तो जब कोई भी आवेश अगर गति करेगा तो इसके कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। तो जब अगर समान चुंबकीय क्षेत्र आपस में टकराएंगे या असमान भी टकराएंगे तो इस आवेशित कण पर एक बल लगेगा ही लगेगा, और उसीलिए हम क्या कहते हैं, वही बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट आप जल्द से जल्द ले लें, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलें।
धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदले, ये एक इंपॉर्टेंट हमारी क्वेश्चन है जी। चलिए देखते हैं धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा ये हमारे से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है धारा मापी के प्रतिरोध को बढ़ाकर धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदला जाता है। मतलब धारा मापी के प्रतिरोध को यदि हम बढ़ा देते हैं तो उस समय पर धारा मापी को वोल्ट मीटर में हम बदल देते हैं, मतलब प्रतिरोध को बढ़ाकर। ठीक है ना, नॉर्मल सा है जी। अगला कह रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका मात्रक लिखिए। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे हम समझा देते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव में से किसी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना, अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो ये हमारा चुंबक है जिसके दो ध्रुव है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। इनके बीच की जो दूरी है ये हमारा 2L है। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। तो यहाँ पे ये जो बना निकाय है ना, इसको ये टोटल जो बन रहा है इसी को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी, इन दोनों में से कोई भी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, समझ रहे हैं। ये आप अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों की अल्प दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैपिटल M इक्वल टू ये 2ml हो जाएगा, 2ml हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए जी। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये आप याद रखेंगे, यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि M इक्वल टू 2ml। यहाँ पे आप समझिएगा, ये दोनों ध्रुवों में से कोई भी एक ध्रुव ले रहे हैं तो इसको स्मॉल हम M से दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो यही हमारा हो जाएगा जी। यहाँ पे तीन बातें आप मोस्टली यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, सबसे पहली बात ये इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है ना, मात्रक आप इसका याद रखेंगे। मात्रक याद रखेंगे, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक। और ये कौन सी राशि होती है, तो ये राशि याद रखेंगे अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। और इसका जो विमीय सूत्र आप याद रखेंगे वो क्या होता है। ठीक है, इसका विमीय सूत्र आप याद रखेंगे L2A1, ये इसका विमीय सूत्र होता है। या इसी को हम चाहें तो M0L2T0A1 कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, ये लिखे, दोनों बात एक ही है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे बढ़ेंगे हम, ले लीजिए जल्दी। चलिए जी, जल्द से जल्द आपने ले लिया, अच्छी बात है। अगला आता है संट क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए। अब संट क्या होते हैं जी, समझते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है संट। संट क्या है, तो संट कम प्रतिरोध का एक तार होता है जिसे धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब संट क्या है, एक देखिए ये एक धारा मापी है, ध्यान से अगर आप समझें तो, ओहो क्या हो रहा है भैया, जैसे यहाँ पे एक हमने धारा मापी लगा दिया जो है G गैल्वेनोमीटर, ये इस तरीके से निकल रहा है। ठीक है, ये एक धारा मापी है जिसमें हमने I धारा इसमें प्रवाहित किया गया है। अब समझिएगा, ये एक धारा मापी है। अब इस धारा मापी में हमने क्या कर दिया, एक संट को लगा दिया। इस धारा मापी में एक हम संट को लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक संट हो गया जिसे हम S से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम धारा मापी के साथ देखिए समांतर क्रम में हमने एक संट को लगा दिया है, तो जब हमने क्या कहा कि संट क्या है, एक कम प्रतिरोध का तार है। ये एक प्रतिरोध ही है, कम प्रतिरोध का तार है। तो
तो जब हम कम प्रतिरोध के तार को धारामापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं जी। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना, इतनी बात आप याद रखेंगे। ये क्या है, कम प्रतिरोध का तार है, कम प्रतिरोध का तार है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब कम प्रतिरोध के तार को किसी धारामापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आई धारा प्रोवाइड करते हैं तो इधर जो जाता है वो IG जाता है और इधर जो जाएगा वो IS धारा बहेगा। ठीक है ना, और इस तरीके से ये पूरा इधर से ये बहेगा, इधर से ये जाते जाते यहाँ से फिर से I धारा निकल जाएगी बाहर। ठीक है ना, तो इतनी बात आप समझ गए। उसके बाद आता है उपयोग। अब उपयोग क्या है, तो यहाँ पे याद रखेंगे धारामापी की प्रबल, मतलब धारामापी की प्रबल धारा से सुरक्षा के लिए। मतलब सिंपल सी बात है, शंट हम क्यों लगाते हैं जी, क्योंकि यदि तेज, बहुत तेज इसमें धारा बहे ना तो ये जो शंट है ये उड़ जाए, मतलब आपका जो गैल्वेनोमीटर है या कोई भी जो आपकी इंस्ट्रूमेंट है वो सुरक्षित बचा रहे। इसीलिए मतलब प्रबल धारा, मजबूत धारा से सुरक्षा करने के लिए इसको आप उपयोग करते हैं। धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए भी किया जाता है, मतलब धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील आवेशित कण का मार्ग कैसा होता है। तो सरल रेखा होता है जी। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील आवेशित कण का मार्ग कैसा होता है। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश आवेशित कण का मार्ग जो होता है वो याद रखेंगे सरल रेखा होता है। ठीक है ना, ये एक लाइन का क्वेश्चन था पर पूछा गया है बार बार, इसीलिए हमने बताया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखिए। तो यहाँ पे हमने फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखा हुआ है, बट मैं आपको याद कराऊंगा, एक बार मैं पढ़ के भी सुना दे रहा हूं। देखिएगा क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा यह गया है कि इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों तथा अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करें, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें और माध्यिका धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम एक फिगर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। ये हम 3 अंगुलियां यहाँ पे बना रहे हैं, 3 अंगुलियां, अपनी ये 3 अंगुलियां बना रहे हैं। ये अंगूठा है कहते हैं इसे, ये हमारी जो है तर्जनी है और ये वाली माध्यिका है। तो कहा जा रहा है कि अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों। ये हमारे अंगूठा, इसका मैं नाम लिख दे रहा हूं, ये हमारी अंगूठा है, ये जो है तर्जनी है, ये है हमारी माध्यिका। ठीक है ना, यहां माध्यिका लिख दिया गया, ध में य भी रहेगा। ठीक है ना, माध्यिका, इस तरीके से। तो यहां पे कह रहा है कि मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों। लंबवत मतलब तीनों के बीच जो कोण बने ना वो 90 डिग्री का कोण बने, परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों तथा जो अंगूठा है वो बल की दिशा को प्रदर्शित करे। अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है ना, मतलब अंगूठा जो है ना वो बल की दिशा को प्रदर्शित करे और जो तर्जनी है ना, तर्जनी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और जो माध्यिका है वो धारा की दिशा को, वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। ये नियम है, याद करने का ट्रिक हम बता रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा,
तर्जनी और माध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों तथा अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करें, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें और माध्यिका धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। यही तो नियम है जो हमने यहाँ पे लिखा है कि इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करें, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, माध्यिका धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। तो ये है जी स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्यूरी नियम क्या है। अब आता है हमारे पास कि क्यूरी नियम क्या है, ये हमें एक्सप्लेन करना है जी। चलिए जी हम समझ लेते हैं। तो ऐसा पाया जाता है, यहाँ पे क्यूरी नियम क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया स्पष्ट रूप से कि ऐसा पाया जाता है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, मतलब अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है, ठीक है ना, ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है जिसे हम चाई एम से प्रदर्शित करते हैं, वो तापमान के, यहां पे लिखा गया है चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान T के, यहां पे बीच में ये लाइन छूट गया है। मतलब ऐसा पाया जाता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है ना, वो तापमान T के समानुपाती, क्या होता है, तापमान T के क्या होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे लिखा गया ना व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती में हम नीचे लिखते हैं, तो ये व्युत्क्रमानुपाती 1/T हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला आता है जी। यहाँ से इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। एक बार और सुन लीजिए, मतलब अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, तो चाई एम इक्वल टू 1/T होता है। यहाँ पर T क्या है, तापमान है, ये चाई एम क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है। ठीक है ना, तो इसी को हम क्यूरी का नियम कहते हैं। ठीक है, एक नंबर का मतलब एक नंबर नहीं, मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से 3 नंबर आपको मिल जाएगा। क्यूरी तापमान या क्यूरी बिंदु क्या है, क्यूरी तापमान का है या क्यूरी बिंदु किसे कहते हैं, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है क्यूरी तापमान या क्यूरी बिंदु। यहाँ पे हमें ये कहा जाता है कि किसी लौ चुंबकीय पदार्थों को गर्म किया जाता है। कोई भी लौ चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना, लौ चुंबकीय पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो वो एक निश्चित ताप पर उस पदार्थ की चुंबकीय गुण समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, उसके चुंबकीय गुण समाप्त हो जाती है। ठीक है, तथा वह अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, तो उस निश्चित ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। ये क्या है, यह हमारा तापमान है, यही है क्यूरी ताप। मतलब सिंपल सी बात ये कहा जाना है कि एक लौ चुंबकीय पदार्थ है, लौ चुंबकीय पदार्थ है। लौ चुंबकीय पदार्थ का मतलब जैसे एक चुंबकीय पदार्थ हम कोई भी कह सकते हैं, जैसे लोहा है, वो एक लौ चुंबकीय पदार्थ है, उसमें चुंबकीय गुण होता है। जैसे चुंबक के पास हम ले जाएंगे ना तो वो चिपक जाएगा, तो वो लौ चुंबकीय पदार्थ है। अब इसको अगर हम क्या करते गर्म करेंगे, इसको हम क्या करेंगे गर्म, तो जैसे इसको गर्म करेंगे ना, खूब गर्म करेंगे बहुत ज़्यादा, तो ये लौ चुंबकीय पदार्थ है ना, ये अनुचुंबकीय पदार्थ में, अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ रहे हैं, जब लौ चुंबकीय पदार्थ को हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा। ऐसे इसलिए कि जब हम इसको गर्म करेंगे ना लौ चुंबकीय पदार्थ को, तो इसकी जितनी भी चुंबकीय गुण हैं वो समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, चुंबकीय गुण समाप्त हो जाती है, और जैसे ही समाप्त हो जाएगी तो वो अब अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएगा। तो इसी को, इस जितने ताप पर हम गर्म करते हैं ना, उस ताप को ही हम क्यूरी तापमान कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी लौ चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो लौ चुंबकीय पदार्थ
अपनी चुंबकीय गुण समाप्त कर लेती है, या लौ चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय गुण समाप्त हो जाती है और वह अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, तो उस तापमान को हम क्यूरी तापमान कहते हैं। वही बात लिखा गया है, जब किसी लौ चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर उस पदार्थ की चुंबकीय गुण समाप्त हो जाती है। एक निश्चित ताप पर लौ चुंबकीय पदार्थ की जो क्या है चुंबकीय गुण होती है वो समाप्त हो जाती है तथा वह अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, तथा वो अनुचुंबकीय पदार्थ में बन गया। तो उस निश्चित ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। उस निश्चित ताप को हम क्यूरी ताप कहते हैं जी। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है साइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी परिसीमाएं लिखिए। अब साइक्लोट्रॉन क्या है समझिएगा। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या आयनों, यहां पे याद रखेंगे 3 चीजों का नाम रखा गया है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या आयनों को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरित किया जाता है। मतलब साइक्लोट्रॉन क्या है, एक मशीन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन को, ड्यूट्रॉन को और आयनों को हम उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करके उसको त्वरित कर सकते हैं। मतलब इन सभी को गतिज ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। किसके द्वारा? साइक्लोट्रॉन के द्वारा। समझ रहे हैं? बट हम इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकते हैं और ना ही हम प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं साइक्लोट्रॉन के द्वारा। केवल और केवल हम किसको, प्रोटॉन को, ड्यूट्रॉन को या जो आयन है उसको ही हम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो साइक्लोट्रॉन एक यंत्र है, एक मशीन है जिसके द्वारा प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और आयनों को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरित किया जा सकता है। ठीक है ना? इसकी परिसीमाएं क्या है, मतलब इसकी कमियां क्या है, ठीक है, ये समझिएगा। तो साइक्लोट्रॉन की सबसे पहली कमियां यही है ना कि साइक्लोट्रॉन अनावेशित, यहां पे अनावेशित इस तरीके से लिखा जाता है जी, अनावेशित। तो ये ऐसा नहीं रहेगा बट सुधार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये कण है, कणों, ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है। तो क्या बताया गया है, ये कणों होगा। तो साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों को त्वरित नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे अनावेशित का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिसमें कोई आवेश न हो। तो ऐसा कोई कण है जिसमें आवेश नहीं है, तो उस कणों को हम त्वरित नहीं कर सकता साइक्लोट्रॉन। केवल उन्हीं आवेशों को कर सकता है जिसमें आवेश होता है और उसमें भी कुछ कंडीशन है। ठीक है ना? तो वही साइक्लोट्रॉन अनावेशित कणों को त्वरित नहीं कर सकता। मतलब ऐसे कण जिसमें आवेश नहीं है उसको त्वरित नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये कह रहा है साइक्लोट्रॉन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब साइक्लोट्रॉन में ऋणावेशित कण का क्या है, प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है। मतलब सिंपल सी बात है ना, ऋणावेशित कण क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है यही तो ऋणावेशित कण है ना। तो साइक्लोट्रॉन में जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन को अगर हम चाहें, जैसे प्रोटॉन को कर दे रहा है, वैसे अगर हम चाहें इलेक्ट्रॉन को वो त्वरित कर सके, तो ऐसा गतिज ऊर्जा से त्वरित नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है ना, वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए नहीं कर सकता। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये था जी इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आज के इस वीडियो में हमने कराने का, समझाने का, सिखाने का प्रयास किया है। देखिए, जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं दिल से सैल्यूट करता हूं दोस्त। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, पढ़ने से बहुत ही अच्छे नंबर आपको आएंगे। अब मुझे पूरा विश्वास है कि कंसिस्टेंट अगर आप पढ़ाई करते हैं ना, बिल्कुल आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं। मुझसे पढ़ाई करेंगे, जितना हो सकेगा उतना सिंपल और सरल लैंग्वेज में मैं बताने का, सिखाने का, समझाने का प्रयास करता हूँ। ऐसे ही पढ़ते रहिए। 3 आवश्यक बात है, उसको जान लीजिए। सबसे पहली बात, यदि आप बिहार बोर्ड की स्टूडेंट है तो बिहार बोर्ड का आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, यहाँ पे याद रखेंगे, बिहार बोर्ड के फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का नोट्स आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको देखिए, जिसमें हम आपको पूरी संपूर्ण किताब की जो सब्जेक्टिव
यहाँ पे 3 चीज़ें आपको सबसे महत्वपूर्ण ये नोट्स के बारे में जानना आवश्यक है। देखिए हम फिजिक्स आपकी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके साथ साथ केमिस्ट्री, यही ना 2 चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं नोट्स में। तो फिजिक्स में आपके टोटल 15 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के 16 चैप्टर। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो 31 चैप्टर हो रहे हैं। अब 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज सबसे पहले तो VBI जो मेरे अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव हैं उसका सिंपल लैंग्वेज में आपको सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको क्या मिल जाएगा, PDF नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद ये 31 चैप्टरों का VBI मुझे जो लगता है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, आप चांसेज है बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछने का, वो सभी ऑब्जेक्टिव का भी, ठीक है ना, आपको नोट्स दे दिया जाएगा। PDF नोट्स है, टाइपिंग नोट्स, आपको बेहतरीन नोट्स मिलेंगे। PDF नोट्स लेने के लिए नीचे WhatsApp नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, स्पष्ट रूप से कहिएगा सर हमें बिहार बोर्ड का PDF नोट्स चाहिए इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इतना लिखकर आप मैसेज कर देंगे, आपको जो PDF नोट्स है WhatsApp पर सेंड कर दिए जाएंगे। ओनली 199 है जी, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इतनी बात समझ के, दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कम से कम 5 आपके सर्कल में जो फ्रेंड्स हैं उनको आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, उनसे इस चैनल के बारे में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री का हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मिल जाएंगे। तो उस पर क्लिक करके सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कीजिए, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।